हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूटिलिटेरियन आईएएस। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वी हैव सीन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वी हैव आल्सो कवर्ड डेजर्ट इकोसिस्टम, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो कवर्ड द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं और इकोसिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आई विल बी टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्वेटिक हैबिटाट्स में हमारी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक्वेटिक का सीधा सीधा सा मतलब हमेशा आप जो है इसको वाटर से रिलेट कर सकते हो। जैसे कई बार आपके ऑफिस में, आपके घर में जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम या जो एक्वा गार्ड आता है ना, एक्वा गार्ड आता है, आपके घर में एक्वा गार्ड लगा होगा। सो एक्वा का मतलब होता है water. So here we'll be talking about those kind of ecosystem, those kind of habitats which are based in the water bodies. It can be your river, it can be your lake, it can be your pond or it can be your oceans also. ठीक है, तो हम ऐसे फैक्टर के बारे में बातें करेंगे जो उसकी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसमें हम लोग स्पेसिफिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें वी विल लुक इनटू द लेक इकोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड वी विल टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस टर्म यूट्रोफिकेशन। बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, तो आई विल टेल यू अबाउट द यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इसके कोज कौन कौन से होते हैं, इसके इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड ही एक और टर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, अलगल ब्लूम। अलगल ब्लूम, तो अलगल ब्लूम के कोज क्या हैं, अलगल ब्लूम के इफेक्ट क्या हैं। एक्चुअली यूट्रोफिकेशन और अलगल ब्लूम आपका आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो लेक के बाद हम लोग जाने वाले हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड इकोसिस्टम भी जो है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है। तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि वेटलैंड के जो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वेटलैंड्स को कौन कौन से खतरे हैं, threats to the wetlands and cause of the degradation over a period of time since like last few decades. Wetlands are decreasing, their productivity is also decreasing. So what are the causes for the degradation of the wetlands that we will also cover here. तो उसके लिए जो है उनको बचाने के लिए कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हुए हैं। सो वी विल लुक इनटू सम नेशनल एंड सम इंटरनेशनल एफर्ट्स also. Some international efforts also, but their focus should be on India, so that we will look into, right? चलिए, तो वीडियो की हम लोग प्रॉपर तरीके से शुरुआत करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम का मैंने थोड़ा सा मतलब आपको पहले ही बता दिया। तो वो इकोसिस्टम जहाँ पे वाटर इन्वॉल्व होता है, तो जहाँ पे हैबिटाट का मेन सोर्स वो जो है वाटर होता है, दैट इज आवर एक्वेटिक इकोसिस्टम, दैट इज आवर एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ द हैबिटाट, that is called aquatic ecosystem. It can be a lake, it can be a pond, it can be ocean, it can be sea, it can be anything where water is present, where water is present. अब वाटर के अंदर जो है सोल्ट डिजोल्व होते हैं, सोल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज और द ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल्ट इन द वाटर वी कैन डिवाइड, we can classify the aquatic ecosystem in 3 types of aquatic ecosystem. पहला है हमारा फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम। देखिए, ओशंस के बारे में, जब ओशन सैलिनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ओशन के अंदर जो है अराउंड 35 पार्ट्स पर 1000 जो है इतना सोल्ट होता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस सोल्ट इज योर टेबल सोल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड. And there are other salts also, like magnesium chloride is there, calcium sulfate is there, magnesium sulfate is there. So there are magnesium, calcium and all that, these kind of salts are present in your ocean water, right? So ऐसे ही आपके water bodies में जो है salt dissolve होता है, उसके बेसिस पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे हमारे ऐसे वाटर बॉडीज जहाँ पे सोल्ट का कंटेंट जो है वो 0.8% से कम होता है, दैट इज योर फ्रेश वाटर बॉडी। इसमें कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हैं? 5 ppt, देखो आप 5 ppt भी बोल सकते हो, ठीक है। 5 ppt लगेगी 5 पार्ट्स पर मिलियन,
और टोटल एरिया, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो किया था, तो टोटल एरिया कितना है 0.8%, दैट इज टोटल एरिया। 5 ppt पार्ट्स पर 1000, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन योर वाटर बॉडी। तो हमारे ओशन के अंदर कितना होता है 35 पार्ट्स पर 1000, 35 पार्ट्स पर 1000। तो दिस इज वेरी वेरी सॉल्टी। हमारे जो ओशंस होते हैं वो बहुत सॉल्टी होते हैं, ठीक है, वो सलाइन होते हैं, सलाइन भी बोल सकते हो, बहुत सोल्टी होते हैं बेसिकली, राइट। तो हमारे जो फ्रेश वाटर होता है इसके अंदर देखो पार्ट्स पर 1000 का मतलब ये है, अगर आप 1000 ग्राम अगर फ्रेश वाटर लेते हो, इसको आप धूप में रखते हो, अगर इसके अंदर इवेपोरेशन होती है तो पूरा वाटर अगर इवेपोरेट होता है तो बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट ही मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5 ppt पार्ट्स पर 1000, ठीक है। इसके अंदर भी जो है फ्रेश वाटर को भी हम लोग जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो हमारी रिवर होती है, रिवर के अंदर क्या होता है वाटर लगातार फ्लो करता रहता है ना, वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है। और एक हमारी लेक होती है, लेक के अंदर जो है वाटर वो स्टेशनरी होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। तो दोनों ही फ्रेश वाटर हैं बट उनमें मूवमेंट का फर्क है। रिवर वाटर के अंदर देर इज अ मूवमेंट, लेक के अंदर देर इज नो मूवमेंट। जब किसी तरह की मूवमेंट अगर नहीं होती है, जब किसी तरह की मूवमेंट नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैंटिक। क्या बोलते हैं? लैंटिक। और जब मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं लोटिक। तो लैंटिक और लोटिक ये दो हमारी फ्रेश वाटर जो है इकोसिस्टम है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लैंटिक जैसे आप जिसमें आपका स्टैंडिंग वाटर होता है, लोटिक जिसके अंदर जो है वाटर फ्लो करता है, जस्ट लाइक यूर रिवर्स एंड यूर स्ट्रीम्स, ठीक है। जो एक तो हो गया हमारा फ्रेश वाटर, दूसरा होता है हमारा मरीन इकोसिस्टम जो आपको ओशंस में पाया जाता है, जो आपको ओशन बॉडीज में पाया जाता है। तो यहाँ की सैलिनिटी कितनी होती है? अराउंड 35 पार्ट्स पर 1000 या इससे ऊपर, इससे ऊपर भी हो सकता है। जैसे आपका लेक वॉन है, लेक वॉन इन टर्की, दिस इज द लेक वॉन इन टर्की, दिस इज इसकी दिस इज द हाईएस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड। इसकी सैलिनिटी जो है वो 330 पार्ट्स पर 1000 तक चली जाती है। एक्सट्रीमली सॉल्टी। जैसे आपका डेड सी है, इजराइल में डेड सी, इसकी देर इज लाइक 230 पार्ट्स पर 1000। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सॉल्टी। तो 35 या उससे ऊपर जो भी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम होंगे हम उनको मरीन इकोसिस्टम के अंदर कंसीडर करेंगे। और जो 5 से लेकर 35 के बीच में है वी विल कंसीडर देम एज ब्रैकिश वाटर सिस्टम। जैसे आपका सोल्ट मार्शिश हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, ठीक है, एस्चुरीज वगैरह हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम जो हमारे ऑर्गेनिजम्स वहां पे रहते हैं, जैसे हमारी फिश हो गई या फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, जू प्लैंक्टन्स हो गए। सो देयर आर डिफरेंट मिलियंस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स and they have made this aquatic ecosystem as their habitat, right? So on the basis of the organisms and on the basis of the location where they live, on the basis of their metabolism, on the basis of their habits, we can classify aquatic organisms further. तो किस तरह के aquatic organisms जो है हमारे वो वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं? पहले होते हैं हमारे न्यूस्टन। देखिए न्यूस्टन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर के सरफेस पे रहते हैं। या तो वो बिल्कुल सरफेस पे रहते हैं या वो बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रहते हैं। तो जो बिल्कुल सरफेस के क्लोज में रहते हैं, ईदर अबव द सरफेस और जस्ट बिलो द सरफेस, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूस्टन ऑर्गेनिजम्स। तो जो सरफेस लेयर होती है ना हमारी वाटर की, उसके साथ इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर सम सॉर्ट लाइक बीटल्स और वाटर स्ट्राइड्स, दीज आर वाटर स्ट्राइड्स। तो वाटर स्ट्राइड इसके एक एग्जांपल है, वॉर्म्स इसका एग्जांपल है, स्नेल्स जो इसका एक एग्जांपल है, इंसेक्ट लार्वा, हाइड्राज एंड ऑल दैट। ये जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के बिल्कुल सरफेस के पास में रहते हैं, ठीक है, दैट इज न्यूस्टन। सेकेंड आता है आपका पैरोफाइटोन। ये होते हैं हमारे, दे आर वन सम सॉर्ट ऑफ अलगे की एक टाइप होती है। और अलगे जो होते हैं हमारे, दे आर अ पार्ट ऑफ योर फाइटोप्लैंक्टन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पैराफाइट दे आर टाइप ऑफ अलगे, ठीक है, राइट। तो दे हैव, अब इनको रहने के लिए दे कैन नॉट फ्लोट ओवर वाटर, जस्ट लाइक न्यूस्टन।
दे नीड अ वेरी हार्ड सरफेस टू लिव ऑन, जिसकी उनके ऊपर उनके रूट्स को जो है वो सेट कर सकें, रूट्स को जो है वो सेट कर सके, राइट। सो दे नीड अ वेरी हार्ड सरफेस। तो वो जनरली कहाँ रहेंगे, तो शैलो वाटर में रहते हैं, शैलो वाटर में जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, तो वो वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे सरफेस बिल्कुल पास में होता है, तो सरफेस पे वो जो है हार्ड इजीली स्टे कर सकते हैं, ठीक है। दे आर योर पेरीफाइटोन, ठीक है। एक आता है हमारा प्लैंकटन। देखिए प्लैंकटन जो है इट्स अ ब्रॉड टर्म, इट्स अ ब्रॉड टर्म। Planktons are those organisms which are microscopic. In the most of the cases, they are very microscopic. So some of them can do photosynthesis, some of them cannot do photosynthesis. तो जो planktons photosynthesis कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं phytoplanktons, फाइटोप्लैंक्टन्स। और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम लोग जू प्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर बेसिकली यूर ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। जू प्लैंक्टन जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इवन दे कंज्यूम फोटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं दे आर कंज्यूम्ड बाय जू प्लैंक्टन्स। नाउ दिस जू प्लैंक्टन्स कैन फर्दर बी कंज्यूम्ड बाय फिशेज और समथिंग एल्स, राइट। तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब ये फाइटोप्लैंक्टन के रूट जो हैं वो सरफेस से अटैच नहीं होते। तो फाइटोप्लैंक्टन ये जो है कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है वॉन्डरर और ड्रिफ्टर। तो जैसे ही हमारे ओशन के अंदर जो करंट्स चलते हैं, जो वेव्स चलते हैं, भैया जहाँ जहाँ करंट चलते हैं, जहाँ जहाँ वेव चलती हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन से वहीं पे मूव करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मच स्ट्रेंथ, सो दे कैन नॉट फ्लो अगेंस्ट द वाटर, they cannot go against the flow of the ocean current. They will always flow along with the ocean current or along with the water movement, because they are very weak, very fragile, very small, microscopic होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, वो ग्रीन अलगे टाइप का कई बार आपको उन्हें पॉन्ड वगैरह में नजर आता है, दिखता है वो, ठीक है। तो दे आर योर प्लैंक्टन्स। थर्ड इज योर नेक्टोन। नेक्टोन होते हैं स्विमर्स। These organisms can swim against the water currents. They are opposite to the planktons. Planktons cannot swim against the current, but nectons can swim against the current. जैसे हमारी फिशेज होती हैं, जैसे शार्क, वेल एंड ऑल दैट, राइट, दे आर एग्जाम्पल ऑफ योर नेक्टोन। एक होते हैं हमारे बेंथोस। बेंथोस इट इज ऑल अगेन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब बेथी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेप्थ। तो हमारे ओशंस के अंदर, हमारी वाटर बॉडीज के अंदर जो बिल्कुल डीप डाउन सरफेस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेंथोस। दे आर कॉल्ड बेंथोस, राइट। चलिए, अब ये इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने देखा, वो जब ओशन हमारे बॉडी, वाटर बॉडी के अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ना। वो बहुत सारा जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो खुद में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे आपका फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया। अब फाइटोप्लैंक्टन दे नीड सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो डेफिनेटली वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे उतने ही ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स होंगे, जितने ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स होंगे उतनी ही हमारे वाटर बॉडीज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सनलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब यहाँ पे जो मैंने फैक्टर लिया है वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वाइज नहीं लिए हैं, वो रैंडमली फैक्टर लिए हुए हैं। तो सनलाइट जो है वो बहुत प्राइमरी फैक्टर है। तो जहाँ जहाँ तक हमारी सनलाइट पेनिट्रेट करेगी वहाँ वहाँ तक जो है फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं और हमारे वाटर बॉडीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो वो सनलाइट और टेम्परेचर को तो आप वो इक्वेट ही कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, देखो हमारा वाटर जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, सनलाइट उतनी ही ज़्यादा डीप डाउन पेनिट्रेट कर सकती हैं, उतनी ही दूर तक जो है फोटोसिंथेसिस हो सकती हैं। डिजोल्ड ऑक्सीजन, तो हमारे जो मरीन लाइफ है भैया वो ऑक्सीजन तो यूज़ करेंगे ही डेफिनेटली। तो जितना ज़्यादा वो ऑक्सीजन रिच अगर हमारा वाटर होगा तो प्रोडक्टिविटी भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। फोटिक जोन, फोटिक जोन वो जोन होता है जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, राइट। तो फोटिक जोन में जो है ग्रोथ डेफिनेटली ज़्यादा होगी। ए फोटिक जोन वो जोन होता है जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डार्क पार्ट और डार्क पोर्शन ऑफ योर वाटर बॉडी, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को
इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको लिमिट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इसमें लेक इकोलॉजी। लेक इकोलॉजी की बात करते हैं। देखिए लेक क्या होता है। लेक्स आर लार्ज शैलो वाटर बॉडीज, और यू कैन से लेक्स आर लार्ज शैलो वाटर बॉडीज विच आर एंटायरली सराउंडेड बाय अ लैंड। चारों तरफ लैंड होती है, बीच में हमारी वाटर बॉडी होती है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ यूर, और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूर लेक। अब लेक जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकती है, लेक आपका सोल्टी भी हो सकता है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम लेक्स आर फ्रेश वाटर लेक्स ओनली, रेयरली जो है वो आपको सोल्टी भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब लेक्स ओरिजिनेट कैसे होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती हैं, जैसे हमारा मतलब प्लेट टेक्टोनिक में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस या जियोलॉजिकल प्रोसेस, जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से, या अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो लेक्स ना बहुत सारे तरीके से बन सकती है। अब ये नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, राइट। जैसे हम लोगों ने किसी रिवर के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है, जैसे हम लोगों ने पावर प्लांट लगाना है तो उसके पीछे जो रेजर्वोयर होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द लेक। पुराने ज़माने में राजा और लोग क्या करते थे, अपने सिटी में जो है वो आर्टिफिशियल लेक्स को डिगअप करते थे, उसमें पानी भरते थे ताकि सिटी को जो है फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराया जा सके। तो लेक्स कैन बी नेचुरल, दे कैन बी मैन मेड, राइट। चलिए, तो जैसे आपका हिमालय रीजन में है, गंगा फुट हिल्स में जो है मोस्टली आपको नेचुरल लेक्स देखने को मिलती हैं, राइट। नेचुरल देखने को मिलती हैं, राइट। चलिए, अब न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेसिस पे भी जो है लेक्स को दो जो है भागों में डिवाइड किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट, देखिए लेक्स के अंदर जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। क्योंकि उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोर द न्यूट्रिएंट्स मोर द प्रोडक्टिविटी। तो एक होता है हमारा ओलिगोट्रोफिक लेक्स, ओलिगोट्रोफिक लेक्स जिसके अंदर जो है काफ़ी कम न्यूट्रिएंट होता है। एक होता है हमारा यूट्रोफिक जिसके अंदर जो हाई न्यूट्रिएंट होते हैं। एक होता है हमारा मेजोट्रोफिक जिसके अंदर जो है वो मीडियम लेवल का होता है, राइट। चलिए, सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द थिंग। अब जो है आपका देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ये कुछ ऐसी हेरिटेज साइट हैं जो इनकी हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। अब ये जो हेरिटेज साइट होती हैं, दे कैन बी योर वेटलैंड्स, they can be your lakes, right, they can be your forest also, they can be your forest also। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का, जो हमारी कंट्री में कई सारी जो है वेटलैंड्स को या लेक्स को भी मिला हुआ है। जैसे अमीनपुर लेक, ये तेलंगाना में लेक है। दिस was the first biodiversity heritage site in India which is situated in तेलंगाना। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम किसके अंडर में डिक्लेयर करते हैं, अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका यूट्रोफिकेशन। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यूट्रोफिकेशन, राइट। चलिए, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था यूट्रोफिक काइंड ऑफ लेक्स। तो यूट्रोफिक वो लेक होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है। तो यूट्रोफिक से आपको याद रहना चाहिए यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। तो ये यूट्रोफिकेशन उन लेक्स के अंदर होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। That is the meaning of eutrophication. So eutrophication is that situation when nutrients in our lake become so high that algae and the phytoplanktons, they grow exponentially. That is the meaning of eutrophication. ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है यूट्रोफिकेशन, जिसका मतलब होता है वेल नरिश्ड, मतलब जो को हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस देते हैं, वेल नरिश्ड। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यूट्रोफिकेशन इज एन एनहेंसमेंट ऑफ वाटर थ्रू द न्यूट्रिएंट्स विच एनहेंस ग्रोथ ऑफ अलगे, एग्जॉशन ऑफ द फिश स्पीशीज, ओवरऑल डिटीरियोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर।
अब आप बोलोगे सर यहाँ तो प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, तो यहाँ पे वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट कैसे हो रही है? आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। तो हमारी लेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत कम होना भी अच्छी बात नहीं है, राइट? तो मीडियम लेवल का न्यूट्रिशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होने से भी नुकसान है, तो हम उसके बारे में भी करेंगे बात, ठीक है? तो जब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक and the stream water brought down the nutrient enrichment in the called the eutrophication. So that is the definition of your eutrophication. तो इसमें क्या होता है? ओवर अबंडेंस ऑफ अलगई हो जाता है, ओवर अबंडेंस ऑफ अलगई एंड द प्लांट्स। देखिए यहाँ पे चीज देखते हैं, हमारे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं या हमारे जो मरीन लाइफ होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए जो दो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, वो है हमारा फॉस्फेट एंड आवर नाइट्रेट्स। तो आप जब उनको अलगई को, स्पेशली अलगई को क्या चाहिए? अलगई क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है। इफ वी प्रोवाइड देम टू मच न्यूट्रिएंट्स, तो व्हाट विल हैपन? दे विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो कौन से न्यूट्रिएंट की बात हो रही है? फॉस्फेट्स एंड द नाइट्रेट्स। अब इन दोनों को हम कहाँ यूज करते हैं? इनको हम यूज करते हैं अपनी एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइज़र। तो जब हम इनको अपने फील्ड्स में, अपने खेत में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लीच आउट होके हमारी वाटर बॉडीज़ का पार्ट बन जाते हैं। और वो फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स के जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जब वो हमारी बॉडी में आते हैं, वाटर बॉडीज़ में, तो अलगई जो है ओवर ग्रो कर जाते हैं, ओवर ग्रो। और जब वो ओवर ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं अलगल ब्लूम। ब्लूम मतलब दे आर नाउ नरिश्ड टू मच। और ये जो फॉस्फेट होते हैं, जो नाइट्रेट्स होते हैं, ये दो तरीके से आपकी वाटर बॉडी में एंटर कर सकते हैं। देयर आर टू सोर्सेज, वन इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स एंड वन इज कॉल्ड नॉन पॉइंट सोर्स। देखिए, पॉइंट सोर्स वो सोर्स होता है जो डायरेक्ट सोर्स होता है। जैसे कोई फैक्ट्री लगा रखी है किसी ने, और उस फैक्ट्री में से उन्होंने डायरेक्ट जो है किसी रिवर के अंदर, किसी लेक के अंदर जो है वो अपने जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो जो उनको डायरेक्टली रिलीज कर रखा है। दैट इज योर पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स को आप डायरेक्टली बता सकते हो देख के कि दिस इज द सोर्स फ्रॉम वेयर डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स आर कमिंग आउट। दैट इज द पॉइंट सोर्स। दूसरा होता है नो पॉइंट सोर्स। इसकी हम लोकेशन पता नहीं कर सकते कि कहाँ से एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है? दैट्स योर नोट पॉइंट सोर्स। तो जो अलगल ब्लूम होगा तो क्या होगा? जब अलगल ब्लूम होगा तो क्या होगा? तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो व्हेन दीज प्लांट्स और व्हेन दीज एनिमल्स और व्हेन दीज मरीन ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे डाई, तो व्हाट विल हैपन? तो डीकम्पोजिशन भी ज़्यादा होगा। चाहे भैया प्लांट लाइफ मरे या आपकी एनिमल लाइफ मरे, दोनों ही केस में डीकम्पोजिशन होगा। बैक्टीरिया जो है डीकम्पोजिशन करेंगे, और डीकम्पोजिशन से क्या रिलीज होता है? CO2 रिलीज होगा। तो जितना ज़्यादा आपके वाटर बॉडी में जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, उतना ही ज़्यादा डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन से जो है वो CO2 रिलीज़ होगा। जब CO2 रिलीज़ होगा, तो हमारा जो pH लेवल होता है वाटर का, वो कम हो जाएगा, और उससे बढ़ेगी क्या? एसिडिफिकेशन हो जाएगा हमारे वाटर बॉडी का। और जब एसिडिफिकेशन होता है, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फिशेज। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से हुई थी, और ख़त्म कहाँ हुआ? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने से। तो जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ऐड करेंगे तो अलगल ब्लूम होगा, अलगल ब्लूम ज़्यादा होगा तो डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, हमारे वाटर की जो है एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है? एसिडिसिटी जब बढ़ेगी तो ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये पूरी प्रोसेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरी प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से भी उस प्रोसेस को पढ़ सकते हो, उस प्रोसेस को पढ़ सकते हो। तो ठीक है, फॉस्फेट और जो नाइट्रेट होते हैं वो लैंड से आपके लेक्स में जो है एंटर करते हैं, ठीक है? तो प्लांट्स अब जितना ज़्यादा यहाँ पे अलगई होगा, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट यूज़ करेंगे ड्यूरिंग नाइट। देख, ठीक है, दिन के समय में क्या करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, दे कैन रिलीज ऑक्सीजन, बट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग नाइट? दे विल रेस्पायर ना, रेस्पिरेशन करेंगे, सो दे विल कंज्यूम मोर ऑक्सीजन। तो वो जब ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो हमारे वहाँ पर जो मरीन लाइफ होती है उनके लिए तो ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं। तो जो सफोकेट हो जाती हैं, जो फिश होंगी, दे विल फील सफोकेशन एंड दे डाई। दिस इज द harmful impact of eutrophication. So eutrophication is not required. Very high productivity of your water bodies is not required. ठीक है? तो ये यूट्रोफिकेशन जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। तो नेचुरल तो ये बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे स्लोली जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहते हैं, बट मैन मेड इट इज़ वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स टू मैन मेड कॉजेज।
जैसे है तो हम एग्रीकल्चर में जो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ से भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स को जो है रिलीज़ करते हैं, जो हमारे घर होते हैं, यानी डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है, डोमेस्टिक वेस्ट से भी हम लोग बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड करते हैं। जैसे आप घर पे खाना बनाते हो, सब्जियां वगैरह, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब कहाँ जाता है, आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी वाटर बॉडीज़ में ऐड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं और वो यूट्रोफिकेशन वहाँ पे हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन के कॉजेज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो जो फैक्ट्री वगैरह से वेस्ट वाटर जो है रिलीज़ होता है उसको हम लोग डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में ऐड करते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ सेल्फ प्योरीफिकेशन, ठीक है। तो हमारे जो वाटर बॉडी होती है वो खुद को सेल्फ प्योरीफाई भी करते हैं, लेकिन जब हम उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर ऐड कर देते हैं तो सेल्फ प्योरीफिकेशन वो नहीं कर पाती। अब इसका इफेक्ट क्या होता है वी ऑलरेडी नो, ठीक है। जो फिश की जो है क्वालिटी वो कम हो जाती है, फिश जो है उनकी डेप्थ हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हमारी वाटर बॉडी में कम हो जाती है, कोरल रीफ जो है वो लॉस हो जाता है कोरल रीफ का, राइट। तो दीज ऑल आर द, अच्छा कुछ अलगई ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक कंपोनेंट को भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कुछ अलगी जो है वो मरने के बाद जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो टॉक्सिक एलिमेंट भी रिलीज करते हैं, और ये जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं बाद में हमारी फूड चेन का पार्ट बन के अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ को रोकने के लिए? डेफिनेटली हम लोग इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग उसका लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिनमें कम फर्टिलाइज़र यूज़ होता है या यूज़ हम लोग करते ही नहीं हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी जो जो लैंड एरिया होता है और जो वाटर बॉडी होती है, तो इसके बीच में हम कुछ बफर एरिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो लैंड से या जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डायरेक्ट हमारे वाटर बॉडी में ना जाए। तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ बफर एरिया बिटवीन दैम, जैसे बोलते हैं हम रिपेरियन बफर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपेरियन बफर। तो दैट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, ठीक है। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक इरेडिएशन। अल्ट्रासोनिक इरेडिएशन, तो हाई जो है अल्ट्रासोनिक रेडिएशन अगर हम लोग पास करते हैं वाटर बॉडी से, तो वहाँ पे जो है कुछ बबल्स और रिपल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसे बोलते हैं कैविटेशंस, ठीक है, कैविटेशंस। अब इन बबल्स से क्या होता है, वहाँ के जो अलगई होता है ना, दे डाई, एंड आवर पर्पज इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अलगे इन आवर वाटर बॉडी। तो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन जो है इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी इसका हम लोग फुल फ्लैज यूज़ नहीं करने लगे हैं, कहीं कहीं पे हम लोगों ने इसका यूज़ करके देखा है। सो यस, अगर एग्जाम में आ जाए सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक इरेडिएशन, ठीक है। अलगई ब्लूम वही है, जब अलगई एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है अलगई की तो उसको हम लोग अलगल ब्लूम बोलते हैं। जब न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है दैट इज कॉल्ड योर अलगल ब्लूम, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अलगे हु इंक्रीजेज देयर पॉपुलेशन रैपिडली, वही मैंने बोला एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाती है। तो दे आर कॉल्ड हार्मफुल अलगल ब्लूम, HAB, ठीक है। दे मेनली लिव इन द फ्रेश वाटर में ज़्यादा होता है, वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑलरेडी, डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जब वो इंडिविजुअल होते हैं वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज, but when their growth happens exponentially we can see them, their color can be red, their color can be green also, their color can be brown also, ठीक है। तो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, बट बाद में हम उनको देख सकते हैं, दे कैन बी ग्रीन, रेड और ब्राउन, ठीक है। तो कोजेज क्या होते हैं, इसके कोजेज क्या होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अलगल ब्लूम के कोजेज, रन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जब न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ। हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तो डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, डीकम्पोजिशन ज़्यादा होने से क्या होगा, जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा होगा, वो अलगल ब्लूम होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन ऐड होगा दोबारा से, वही बात लिखी हुई है सेम टू सेम, राइट। हार्मफुल इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, तो ये इसके बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी, जब अलगल ब्लूम होगा तो ज़्यादा सारी ऑक्सीजन तो है वो अलग ही यूज़ कर लेगा जब उनका, क्योंकि जब उनका डीकम्पोजिशन होगा तो डीकम्पोजिशन होने से क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और CO2 रिलीज होता है। तो CO2 रिलीज होगा तो क्या होगा, फिश जो है वो किल हो जाएंगी, फिश वुड डाई बिकॉज ऑफ द एसिडिफिकेशन एंड द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर वाटर बॉडी। दे ऑल्सो ब्लॉक सनलाइट। अब अलगी क्या करते हैं, ये वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर स्प्रेड होते हैं तो ये सनलाइट को ब्लॉक करते हैं, तो जो नीचे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भैया वो मर जाते हैं सफोकेशन की वजह से, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द अलगल ब्लूम, यू कैन इजिली रीड दैम।
नेक्स्ट इज आवर वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड इकोसिस्टम, तो आफ्टर यूर लेक इकोसिस्टम लेट्स मूव टू द वेटलैंड इकोसिस्टम। देखिए रामसर कन्वेंशन जो है इट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन, India is also a part of this. According to the Ramsar Convention, what is the definition of wetland? It is areas of the marsh, मतलब जो swampy area होता है, ठीक है, जो water log area होता है, जहाँ पे water जो है वो overlog हो जाता है. Fen peatland or the water, whether natural or artificial, it can be natural, it can be artificial. जैसे आपकी estuaries होती हैं, आपका जो delta region होता है, ठीक है, that is your natural wetland. और जैसे आपके जो हमारे पैडी फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर लॉग पैडी फील्ड्स होते हैं, दे आर यूर आर्टिफिशियल वेटलैंड्स, राइट। तो परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि वो सिर्फ रेनी सीजन में ही होते हैं, ठीक है, ड्राई सीजन में नहीं होते हैं, और कई कई जगह पे वो परमानेंट भी होते हैं। जैसे कोई शैलो लेक होती है, तो शैलो लेक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेटलैंड, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। तो इसने बोला है कि 6 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन द 6 मीटर, ठीक है। तो वेटलैंड इकोसिस्टम, दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एसेट्स एग्जिस्टिंग इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड द लैटिट्यूड्स। भैया इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई होती है, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट वी कॉल देम किडनीज ऑफ द अर्थ, वी कॉल देम किडनीज ऑफ द अर्थ। नाउ यू रिमेंबर, मैंने आपको क्या कराया था, इक्वेटोरियल इकोसिस्टम करवाया था, जब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में मैंने ब्राज़ील का आपको एग्जांपल दिया था, अमेज़न फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया था। दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स, दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, एंड नाउ दीज वेटलैंड्स आर कॉल्ड किडनीज ऑफ द अर्थ। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो इंडिया में जो है अराउंड 4.63% ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज मेड अप ऑफ द वेटलैंड्स, मेड अप ऑफ द वेटलैंड्स। तो इसके एग्जांपल तो ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, बोग्स, रिपेरियन वेटलैंड, स्वॉम्प्स, एस्चुरीज, डेल्टाज एंड ऑल दैट, ठीक है। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट यार यू नीड टू नो द टाइप्स, ताकि आप उनको लोकेशन आपको पता चले। कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है, जैसे बीच एरिया, शोरलाइन एरिया, तो दैट इज योर कोस्टल, मैंग्रोव एंड कोरल रीफ, दे आर योर कोस्टल वेटलैंड्स। शैलो लेक्स, जिनकी जो है डेप्थ वो है 6 मीटर से जो है कम होती है, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर वेटलैंड्स। मार्शिस, जो मार्श लैंड होती है, जैसे आपका जो फ्लडेड लैंड होती है, ठीक है, जो पॉन्ड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो योर एग्जाम्पल ऑफ योर वेटलैंड्स। स्वॉम्प्स, स्वॉम्प तो वाटर जहाँ पे जो है सरफेस वाटर इनपुट जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर स्वॉम्प। बोग्स एंड एस्चुरीज, ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ योर वेटलैंड्स। तो यहाँ पे भी आप टाइप को एक बार थोड़ा ये डायग्राम देख सकते हो अच्छे से, इनलैंड वेटलैंड एंड द कोस्टल वेटलैंड, एस्चुरी, लगून्स, क्रीक्स, बे, कोरल रीफ एंड ऑल दैट। मैन मेड की बात करें तो सॉल्ट पैन्स एंड सॉल्ट पैन्स, जहाँ पे हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट पैन जहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे दांडी में, दांडी मार्च किया था ना गांधी जी ने, ठीक है, तो दांडी में जो है सोल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, तो सोल्ट पैन जो है वो क्या करते हैं, ओशन वाटर को जो है इस तरह से फील्ड्स में स्टोर करते हैं और उसको बाद में खुला छोड़ देते हैं, तो वाटर जो है यहाँ से सारा इवेपोरेट हो जाता है और पीछे से सोल्ट बचता है, देन बाद में हम उस सोल्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ हाउ दी सोल्ट पैन्स आर मेड, ठीक है। एक्वाकल्चर यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो इनलैंड में जो है लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर लॉग एरिया, सीजनल, ये वो सब आप तो यहाँ से देख सकते हो टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, शुरू में ही आपको बताया था कि वेटलैंड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी अर्थ के लिए, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड किडनीज ऑफ द अर्थ, किडनीज ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, दे प्रोड्यूस नियरली 2/3 ऑफ द फिश हार्वेस्ट। तो फिश जो हार्वेस्ट होता है उसका 2/3 यानी कि 66% के अराउंड जो है वो वेटलैंड से ही प्रोड्यूस होता है। तो इस सिंपल फैक्ट से ही हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को इजीली जान सकते हैं, ठीक है। अब वेटलैंड क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई भी करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। रन ऑफ, जैसे फ्लड के टाइम पे क्या होता है, फ्लड के टाइम पे ये जो वेटलैंड्स होती हैं ये बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो ये हमारे जो फ्लड, जो अर्बन एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज में जो फ्लड आता है, दे कैन बी अ वेरी गुड मैकेनिज्म, वेरी गुड टूल टू कंट्रोल द फ्लड्स,
टू कंट्रोल द फ्लड्स। और जैसे कोस्टल एरिया में जो है वर्ल्ड के अराउंड 40% जो लोग हैं दे लिव इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज, अब कोस्टल एरिया में क्या है, अगर हम कोस्टल एरिया में जो एस्चुरी एरिया है, डेल्टा एरिया है, कोस्ट है, अगर हम उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अगर वहाँ पे हम प्रॉपरली वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो इन द टाइम्स ऑफ द हाई टाइड्स, इन द टाइम्स ऑफ द सुनामी, दे कैन सेव लॉट ऑफ लाइव्स। ठीक है, और यहाँ से भैया वेटलैंड से हमें फूड मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, जेनेटिक सोर्सेज, मेडिसिन वगैरह के लिए हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वेटलैंड्स जो हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन अर्थ। अब इनकी बायोडाइवर्सिटी भी बहुत हाई होती है। अब वेटलैंड्स का क्या सीन होता है, वेटलैंड्स में जो है लैंड और एक्वेटिक दोनों मिक्स होता है, दोनों मिक्स होता है। अब यहाँ पे जो है लैंड पे रहने वाले भी आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और वाटर बॉडीज में रहने वाले भी मिलेंगे। दैट इज़ वाई वेटलैंड्स की प्रोडक्टिविटी इतनी हाई होती है, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होते हैं, जैसे दे फॉर्म नर्सरीज फॉर फिश and other fresh water and the marine life and are critical to the commercial and the recreational fishing purpose। मतलब टूरिज्म वगैरह भी डेवलप किया जा सकता है, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आप पॉइंट यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, दे आर वेरी वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस डायग्राम में बताया गया है। अब वेटलैंड्स जो हैं देखो उनकी इंपॉर्टेंस इतनी होती है, चाहे वो मेडिसिनल पर्पज़ के हिसाब से हो, चाहे वो फ्लडिंग के हिसाब से हो। ठीक है, लेकिन दीज वेटलैंड्स आर नॉट सिक्योर्ड, दे आर कंटिन्यूसली थ्रेटेंड। फर्स्ट कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको थ्रेट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज द थिंग, क्योंकि जो अर्बन एरिया में जो वेटलैंड्स होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उन वेटलैंड्स को जो है फिलअप कर रहे हैं विद सोइल, एंड देन वी आर क्रिएटिंग न्यू अर्बन लैंडस्केप्स। कॉलोनी कोई वहाँ पे बना दिया, कोई हम लोगों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट वहाँ पे बना दिया, कोई स्टेडियम वहाँ पे बना दिया, तो वेटलैंड्स को हम लोग फिल करके वो बनाते हैं। तो जो वेटलैंड हमें पहले प्रोटेक्ट कर रही थी, जो हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करा रही थी, जो फ्लड से हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी, नाउ वी हैव फिल्ड अप दोज वेटलैंड्स बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। सो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर वेटलैंड्स। एग्रीकल्चर, अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हम लोगों को भैया फूड सिक्योरिटी के लिए या फूड रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटलैंड्स को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट। पोल्यूशन तो डेफिनेटली इज वन ऑफ द थ्रेट। क्लाइमेट चेंज इज डेफिनेटली वन ऑफ द थ्रेट। ड्रेजिंग, ड्रेनिंग एंड इंड्यूस्ड स्पीसीज। इंड्यूस्ड स्पीसीज का मतलब ये है कि हम लोग जो है बाहर से जो है एग्जोटिक प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जब हम एक्जोटिक प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे जो लोकल प्लांट्स होते हैं वो उनके साथ कंपटीशन करते हैं। ऑलरेडी हम लोग कंपटीशन में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो जब वो बाहर वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो लोकल के साथ कंपटीशन करते हैं तो उनको नुकसान होता है। ठीक है, सेलेनाइजेशन, बिकॉज ओवर विड्रॉल ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज़ लेड टू द सेलेनाइजेशन। तो जो हमारे अंडरग्राउंड में जो बिलो द सरफेस जो सोल्ट होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इवेपोरेशन एंड लैक ऑफ, और यू वुड से रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेटलैंड्स। ठीक है, दीज आर द थ्रेट्स। अब हम लोगों ने कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट ले रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रामसर कन्वेंशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी हम लोग वेटलैंड के लिए पढ़ते हैं। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी when it comes to the conservation of the wetlands। 1971 में जो है इसको साइन करने के लिए रखा गया था ओपनली, और 1975 में ये कंप्लीटली जो है फोर्स में आया था। मतलब सिग्नेचर के लिए रखा है 71 में और फोर्स में आया 75 में, तो 4 साल जो है इसको लग गए थे। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, जो कंट्रीज़ की जो लोकल पार्लियामेंट होती हैं उसको रेक्टिफाई करती हैं, तो जब वो कंट्रीज रेक्टिफाई करती हैं तब जाके वो जो है फोर्स में आता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, रामसर कन्वेंशन में, रामसर कन्वेंशन जो है इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। यानी कि अगर यहाँ पे जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, अगर किसी ने उनको ब्रेक कर दिया, अगर उनको वायलेट कर दिया, अगर वायलेट करते हैं तो किसी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती है इंटरनेशनली। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज। जो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होती है तो उनके ऊपर पनिशमेंट लगाया जाता है उनको, ठीक है, फाइन वगैरह लगाया जाता है एंड ऑल दैट। ठीक है, 2 फेब को जो है इसी महीने में 2 फेब को जो अगले महीने में वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है हर साल मनाया जाता है। ये आपको डेट याद रहनी चाहिए, दे कैन आस्क यू इन योर एग्जाम। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखिए, रामसर कन्वेंशन के अंदर जो लेक्स होती हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बहुत सारे लेक्स को जो है उनको रिकग्नाइज किया हुआ है, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जो लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकंड थिंग, जो बहुत ज़्यादा जिनको डैमेज हो चुका है उनको हम जो है रामसर साइट में इंक्लूड करते हैं। जिनकी जो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं उसको बोलते हैं मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जहाँ पे हम लोग रामसर साइट का जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। दिस इज योर मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। कब से इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था रखना? 1990 से इसको स्टार्ट किया था। इंडिया के अंदर भी देयर आर मैनी लेक्स अंडर रामसर साइट्स। तो ये वो साइट हैं जो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। जैसे इंडिया में चिल्का लेक इन ओडिशा, दिस वाज द फर्स्ट लेक विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन और विच वाज इंक्लूडेड इन योर रामसर साइट, बट 2002 में जो है इसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। वाई? बिकॉज वी हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कंजर्व चिल्का लेक, सो दैट इज वाई अभी ये रामसर साइट से बाहर है। ठीक है, टोटल जो है देर आर 41 रामसर साइट्स इन इंडिया। अभी लेटेस्ट जो है यहाँ पे 2 नई साइट हमने इंक्लूड की है। लोनार लेक दिस इज इन महाराष्ट्र, एंड सूर सरोवर, इसको जो है कीथम लेक भी बोलते हैं, दिस इज इन आगरा। रिसेंटली हम लोगों ने एक आधे हफ्ते पहले ही इनको इंक्लूड किया है। तो टोटल जो गिनती होती है दैट इज 41 रामसर साइट्स। एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है। ठीक है, सो अब क्या बोलोगे सर, क्या हमें सारी साइट याद करनी पड़ेंगी? डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रामसर साइट जो है कौन से स्टेट में है, और रिसेंटली जो ऐड हुई हैं उनको तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। तो दो का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बाकी आप जो है इधर उधर से थोड़ा गूगल करके देख सकते हो। ये आपको फिर क्लास के इस चैप्टर के एंड में भी आपको मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी जाकर उनको देख सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम रामसर एंड द मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, देयर आर सम अदर मेजर्स दैट हैव बीन टेकन। वन इज योर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट एक्ट रूल 2017, जिसके अंदर जो है वेटलैंड वाले एरिया में जो है आप किसी तरह की भी इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1885 1886। सो दिस इज ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज सेंट्रल वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल। ठीक है, तो इसको भी आप इजीली पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA। ठीक है, इट वाज इनवील्ड इन 2015। तो ऑल दीज मेजर्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन for the protection and for the conservation of our wetlands, for the protection and the conservation of our wetlands. So that was all about the wetland. So एक बार मैं स्कोप में जाके दोबारा से देख लेता हूँ कि all things are covered or not. Yes, we have seen the aquatic ecosystem जो water based होते हैं उनके types हम लोगों ने किया। फ्रेश वाटर है ना, सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, वो हम लोगों ने कर लिया। फैक्टर्स कौन कौन से कंट्रोल करते हैं? सनलाइट, टेम्परेचर, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट। राइट, लेक इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखा, लेक की डेफिनेशन क्या होती है, यूट्रोफिकेशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स, यूट्रिफिकेशन का कोज क्या होता है वो भी हम लोगों ने किया। अलगल ब्लूम क्या होता है, जब अलगई जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं उसका इफेक्ट, कोज क्या क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देखे। न्यूट्रिशन ऐड होता है, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फिश जो है वो सफोकेट हो जाती हैं, वाटर की जो है एसिडिसिटी बढ़ जाती है। तो दोज आर द, और अगर कुछ अलगी जो है टॉक्सिक भी होते हैं हमारी वाटर बॉडी, हमारी जो है फूड हैबिट्स में, हमारी फूड चेन में वो एंटर कर सकते हैं। वेटलैंड क्या होता है, इसमें हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी ऑफ रामसर कन्वेंशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है वेटलैंड्स का? फ्लड से हम लोगों को बचाती है, वाटर प्योरीफाई करती है, कोस्टल एरिया की प्रोटेक्शन करती है, बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करती है। ऑल दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर वेटलैंड्स। कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन वही है अर्बनाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन समझ लो, क्लाइमेट चेंज समझ लो। राइट, तो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ आवर वेटलैंड्स। एंड कंजर्वेशन एफर्ट में भी हम लोगों ने कई सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर ली हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो है एस्चुरी इकोसिस्टम आपका रह गया है, जो एस्चुरी इकोसिस्टम में आपको मैं करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।